क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं? एथिक्स का सेकंड क्लास है ना? यस सर। अब हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ठीक है बेसिक्स हम लोग को डिस्कस करना था, हमने बेसिक्स डिस्कस कर लिया था, लेकिन अब से हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे और जो बेसिक्स में बताया गया था उसमें क्या क्या बताया गया था बताइए। गांधी जी के साथ तो पढ़े आपको? यस सर। जिस साल गांधी जी के साथ काम पूछा गया था यस सर। सब लोग बहुत अच्छे थे, अधिकांश लोग पढ़े नहीं थे। क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया? नीति शास्त्र क्या है? नीति शास्त्र एथिक्स क्या है ये डिस्कस किया था। और एक चीज एथिक्स वर्सेस मोरलिटी, इसमें हम लोगों ने अंतर बताया था सात्विक और एक मोरल डायलेमा हम लोगों ने पढ़ा। जो भी नैतिक दुविधा होती है उससे कैसे परिपाटी धर्म और क्या धर्म दृष्टि पढ़ा था चार उपयोगितावादी आधारित अन्याय था भलाई था और क्या हमने पढ़ा था धर्म परिपाटी। एक हमने ये पढ़ा था डेविड रॉस के साथ कर्तव्य था। यस सर। और तामस एक विनाश का भी मैं बताया था कि कौन कौन सी बाधाएं आती हैं नैतिक निर्णय लेने में। यस सर। और हम लोगों ने कुछ शब्दावलियां भी पढ़ी थी धर्म परिपाटी यस सर। शिष्टाचार इस तरह के और क्रीटों के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे Yes, sir. क्रीटों के बारे में और फ्री विल क्या है इसका क्या महत्व है भी हम लोगों ने बताया और branches of ethics ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था और एथिक्स के फैक्टर क्या क्या होते हैं कैसे डिसाइड होना चाहिए इस सब बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं सिलेबस पर। सिलेबस की पूरी कॉपी दी गई होगी और उसमें पहला हेडिंग क्या है आप लोगों के सिलेबस में? यहाँ से सिलेबस शुरू हो रहा है। मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व। नीति शास्त्र का सार सार तत्व उसमें तो क्या लिखोगे आप? अधिकांश का तो डिस्कस हुआ था वही डेफिनेशन आप लोग लिख दोगे तो सार तत्व में कि किसी भी कार्य की अच्छाई या बुराई का मूल्यांकन या किसी भी चरम सुख की प्राप्ति के साधन के रूप में जो भी कार्य किए जा सकते हैं उनके औचित्य और अनुचित्य का परीक्षण नीति शास्त्र है। उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड होते हैं इसमें किया जाता है। इसके अलावा जो हम लोगों ने चार आप लोगों को दृष्टि बताई थी, एक उपयोगितावाद, इसका सार तत्व में चाहो डिस्कशन कर सकते हो। उपयोगितावादी में दो तरीके का उपयोगितावाद होता है। एक हमारा होता है व्यक्तिगत उपयोगितावाद और एक सामुदायिक। नाम से ही स्पष्ट है। अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम लाभ जब हम देख रहे होते हैं तो उसमें किसका अधिकतम लाभ? मेरा व्यक्तिगत अधिकतम लाभ कि पूरे समाज का? हाँ, ये दो तरह के होते हैं हम लोग के। व्यक्तिगत सुख का मतलब होता है जो व्यक्ति को अधिकतम आंतरिक संतुष्टि प्रदान करे। अधिकतम आंतरिक संतुष्टि प्रदान करे वो है हमारा व्यक्तिगत। और सामुदायिक वाला जो है जो समुदाय के लिए उपयोगी हो, अधिकतम उपयोगी हो, वो सामुदायिक उपयोगिता। एक हार्वर्ड स्पेंसर के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। अच्छा, ये जेरमी बेंथम मैंने बताया था। यस सर। ये इसमें अलग अलग इस पूरे जो क्लास है उसमें जो विचारधारा है उसमें अलग अलग लोग मिलेंगे। कुछ व्यक्तिगत को सपोर्ट करेंगे, कुछ सामुदायिक को सपोर्ट करेंगे। हार्वर्ड स्पेंसर ने दोनों को मिला करके एक मध्यम मार्ग बना के और उपयोगितावाद को डिस्क्राइब किया था। उसने कहा था कि व्यक्तिगत आनंद के साथ साथ समुदाय की अच्छाई को भी बढ़ावा दिया जाए तो वो उपयोगितावाद सर्वोत्तम है। ठीक। अच्छा, उपयोगितावाद की आलोचना अगर मान उपयोगितावाद को समझाइए, इसकी सीमाओं का उल्लेख कीजिए। इसकी
क्या सीमाएं हो सकती हैं, तो लिखना पड़ेगा भाई। ये स्वार्थ को बढ़ावा देता है, ठीक कहा जाता है। और ये बाकी आप जो विचारधारा पढ़े, व्यक्तिगत अधिकार का रक्षा उस तरीके से नहीं कर पाता है, मनुष्य की गरिमा का उस तरह से रक्षा नहीं कर पाता है। तो आदमी को बचाने के लिए एक आदमी उस आदमी की गरिमा का क्या होगा, नहीं उसका पोषण कर पा रहा है। ये कई मामलों में स्वार्थ को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा और उसके कर्तव्य इन सबको ध्यान में न रख के। ये एक तरह का परिणामवादी दृष्टिकोण है। एथिक्स में आप हमको दो तरीके की क्लास मिलेंगे, दो तरीके की श्रेणी मिलेगी। एक तो हमारा होता है टेलियोलॉजिस्टिक और एक होता है डियोलॉजिक। डियोलॉजिस्टिक उनको कहते हैं, यानी परिणामवादी एक होते हैं। टेलियोलॉजिस्ट का मतलब होता है परिणामवादी, उनके लिए परिणाम महत्वपूर्ण है, लक्ष्य का फल महत्वपूर्ण है। और कुछ लोग हैं जिनके लिए प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। गांधी जी के लिए तो साधन भी महत्वपूर्ण है कि अच्छा काम आप करने जा रहे हैं लेकिन उसका साधन भी अच्छा होना चाहिए, ये उनका कहना है। तो ये हमारा उपयोगिता वाला हो गया। इसको कई बार इसका दुरुपयोग भी किया जाता है। इसकी सीमा में एक चीज और लिख सकते हो, आपकी गरिमा की रक्षा न कर पाना। और इसका दुरुपयोग कुछ मामलों में लोग इसलिए करते हैं, जैसे मान लो कि यूएसए ने जब न्यूक्लियर हमला कर दिया जापान पे, तो उससे पूछा गया कि क्यों कर दिए, इतने लोगों का इतनी कई न्यूक्लियर प्लांट पैदा हो रही है वहाँ की, तो क्योंकि अब उसको जस्टिफाई करने के तब प्रयास शुरू करते हैं कि अगर हम जापान पर हमला नहीं किए होते तो जापान हम पर हमला करता और वो इससे भी ज़्यादा हमारा इससे भी ज़्यादा नुकसान होता। हम उस बड़े नुकसान से बचने के लिए हमने छोटा सा नुकसान किया है, इसलिए हमारा किया गया था कि एथिकल है। इसी तरह जब इजराइल से आप पूछोगे 1967 में आपने क्यों ये पूरे सर्वमुस्लिम देशों को घुस के मारा जाता है, तो वो भी यही कहेंगे कि हम तो की लड़ाई लड़ रहे थे और अगर हम नहीं पहले आक्रमण नहीं किए होते तो कुछ दिन बाद वो आक्रमण करते और फिर हम हार जाते। जाहिर सी बात है, छोटे से देश हैं और हमारा तो अस्तित्व ही नहीं बचता, हम तो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे, तो इससे नैतिक और महान काम क्या हो सकता है। तो इस तरह करके उपयोगितावाद के कई बार दुरुपयोग भी होता है। एक होता है अंतर्ज्ञवाद। नीति शास्त्र में हमें जिन फैक्टर्स को ध्यान में रखता है उसमें एक होता है इंट्यूशन, जब कोई काम एथिकल है या नहीं, या कौन सा हमें निर्णय लेना चाहिए। जब भी आप नैतिक निर्णय लेने जा रहे हो, एक तो ये कि अधिकतम आप अधिकतम ये भी होता है कि जब आपके पास कोई केस आया और आपके मन में दुविधा है, वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि आप अपने हर इंसान का एक इंट्यूशन होता है, उसके मन की आवाज़ होती है, वो कुछ बेसिक वैल्यूज हमारे मन में सेट है कि सही बोलना चाहिए, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, इस तरह करके हमारे अंदर कुछ नैतिक मूल्य है। और हमें हमारी अंतरात्मा, हमारा इंट्यूशन खुद ही बताता है कि क्या सही है, और उस इंट्यूशन को हमें सही मानना चाहिए। हर इंसान को एक कॉमन सेंस ईश्वर ने दिया है, उस कॉमन सेंस का यूज करके आप जान सकते हैं कि क्या एथिकल है क्या अनएथिकल है। तो इंसान के पास एक विशेष बोध होता है जिसे सामान्य बुद्धि कहते हैं, और उस अंतर ज्ञान के आधार पर पता किया जा सकता है कि क्या सही है क्या गलत है, और उसके आधार पर आप निर्णय ले सकते हो। इनका ये कहना होता है कि कुछ ऑब्जेक्टिव मोरल ट्रूथ होते हैं, कुछ ऐसे नैतिक मूल्य हैं जो समय के साथ नहीं बदलते हैं और वो स्थिर होते हैं, और वो हमारे मन में पहले से ही बचपन से ही वो विकसित होते हैं। हमें पता है कि किसकी हत्या करना गलत है, तो वो उन सब फैक्टर्स के आधार पर हमारी अंतरात्मा, हमारी समझ, हमारा कॉमन सेंस बताता है क्या सही है क्या गलत है। जो आपका अंतरात्मा कहता है वो कीजिए, वो नैतिक है, ये उनका कहना होता है। इसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं कि इस नैतिक शक्ति का मूल को अगर आप पढ़ेंगे दार्शनिक है, वो इसके बारे में बहुत जोर देता है इंट्यूशन पर, अंतरात्मा पर।
सीमा है कि जो वो कहते हैं कि मोरल ट्रूथ जो है वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो कई बार आपको दिखेंगे कि वो सब्जेक्टिव होते हैं। एक ही वैल्यू कभी आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा, कभी आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा जो कॉमन सेंस पर लिए गए निर्णय होते हैं जरूरी नहीं कि वो हमेशा सही हो। कई बार हमारा कॉमन सेंस जो डेवलप होता है वो हमारे पास अब तक जितनी समझ विकसित हुई है, अब तक जितनी जानकारियाँ और मूल्य हमारे भीतर आत्मसात हुए हैं, उनके आधार पर निर्णय लेने में मदद करता है। अगर भविष्य में कोई नए वैल्यूज हम सीखते हैं और जानते हैं तो उसके आधार पर तो उसके आधार पर हमारा कॉमन सेंस फिर और अधिक परिष्कृत हो सकता है और हमारा निर्णय बदल सकता है। हो सकता है हम जो निर्णय लिए हो वो बेहतर न हो। तो ये भी इसकी एक सीमा है, ये मोरलिटी रिलेटिव होती है। तो एक ये अंतर के बाद इंट्यूशन के आधार पर डिसीजन ले सकते हो। ये भी जो आप नैतिक दुविधा में फंसे हुए या कोई कार्य करके जा रहे हो नैतिक है या अनैतिक है, उसका जब निर्णय ले रहे हो तो इंट्यूशन का भी समर्थन रूप है। इसके अलावा एक तर्कवाद होता है। बेसिकली इसका समर्थक जो होते हैं वो डिएंटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो समर्थन करते हैं, वो कर्तव्य को समर्थन करते हैं कि आप कोई वैल्यूज का पालन कीजिए क्योंकि वह आपका कर्तव्य है। उससे ज़्यादा उसके बारे में, जैसे मैंने कल कहा ना, किसी काम के पीछे एक उद्देश्य होता है, उसके पीछे एक उद्देश्य होता है जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। हर कर्तव्य के पीछे एक कर्तव्य होता है, उसका कोई और कर्तव्य नहीं होता है। हमें सच्चाई का पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? अंततः उपयुक्त वो हमारा कर्तव्य है, नहीं बोलना चाहिए। तो उस तरह करके इसको समर्थन करते हैं लोग। तर्कवाद इमैनुअल कांट ने इसको सपोर्ट किया था। कर्तव्य और विधि के प्रति सम्मान होना चाहिए हमारे मन में और उसका हमें पालन करना चाहिए बिना कोई परिणाम देखे, ये इसका कहना है। और नैतिक आवश्यकताएं हमारी जो होती हैं वो बुद्धिवाद पर आधारित होती हैं। अंततः ये भी ले जाके अपने कॉमन सेंस से सपोर्ट देते हैं, लेकिन इनका मेन मानना यह है कि हमें अपने कर्तव्य के पालन पर ध्यान देना चाहिए। जो हमारा कर्तव्य है वही हमारा नैतिक मूल्य है, हमें उसी का पालन करना चाहिए। इसके अलावा एक इसमें कैटेगोरिकल इंपॉर्टेंस वो होता है, इंपरेटिव। तर्कवाद में एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ये कैटेगोरिकल इंपरेटिव क्या है? सुस्पष्ट अनिवार्यता इसको कहते हैं। हाँ, सुस्पष्ट अनिवार्यता हो सकता है कोई और शब्द भी उसमें इसमें हम बताया था कि कोई भी हमें कोई भी कार्य करना होता है। जैसे मान लो कि हमें एक परीक्षा पास करनी है तो हमारी क्रियाकलाप क्या होंगे कि हम और अच्छे से पढ़ें, उसको पास करेंगे। अगर आप अच्छा पास नहीं करेंगे, अच्छा पढ़ाई नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो हमारा क्रियाकलाप का कोई एक शर्त के साथ संचालित हो रहा है, लेकिन केवल इसी तरह के हमारे पास वैल्यूज नहीं होते हैं कि या डायरेक्शन नहीं होते हैं। हमारे कार्यकलाप केवल ऐसे ही नहीं होते हैं। कुछ कार्यकलाप ऐसे होते हैं जो बेशर्त होते हैं, जिनका कोई शर्त नहीं है कि हमें परीक्षा में पास होना है तो पढ़ना है, और नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। हमें सच्चाई का पालन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसकी कोई शर्त नहीं है। हमें क्यों झूठ नहीं बोलना चाहिए? ये एक चूंकि पूरे समाज ने स्वीकार किया है कि नहीं करना चाहिए, इस वजह से हम इसे करते हैं। यानी कुछ ऐसे हमारे कार्यकलाप होते हैं जो सार्वभौमिक मूल्यों पर आधारित होते हैं और हमें उनको ध्यान में रख करके उनका पालन करना चाहिए। उसके आधार पर नैतिकता का निर्णय लेना चाहिए। इसका समर्थन ये लोग करते हैं। इसके अलावा एक मतवाद होता है, अंग्रेजी में इसको इस विचारधारा को मानने वाले ये कहते हैं
नैतिकता का सार मानवीय स्वभाव में है। मानवीय स्वभाव से तय होना चाहिए कि कार्य नैतिक है या अनैतिक है। इसका संबंध, मानवीय स्वभाव का संबंध शरीर से, आत्मा से, मन से, भावना से होता है। इन सबको मिला करके बुद्धि, इन सबको मिला के हमारा मानवीय स्वभाव बनता है। इस मानवीय स्वभाव के आधार पर ये सब मिलकर एक तरह से सुप्रीम बीइंग का निर्माण करते हैं हमारे भीतर। एक हम लोगों के भीतर सर्वोच्च सत्ता का निवास होता है और उस सर्वोच्च सत्ता हमें बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये सुप्रीम बीइंग के माध्यम से लोग मानवीय स्वभाव के आधार पर नैतिकता का निर्णय लेने के लिए कहते हैं। एक ये है। कोई भी नीति शास्त्र के सार तत्व में आपको जितना भी डिफिनेशन लिखेगा, आप समझते क्या है? सार तत्व का मतलब यह है कि नीति शास्त्र क्या है और उसको देखने के क्या नजरिए हैं आपके, कैसे निर्णय होना चाहिए कि नीति शास्त्र किसी या नैतिक है या अनैतिक है। इसका निर्णय लेने के लिए आप किस तरह के अप्रोच के आधार पर डिसीजन ले रहे हैं। इन सब विचारधाराओं का एक मिला जुला रूप आपको अपनी परिस्थितियों के अनुसार तय करना चाहिए कि क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है। और अंततः नैतिकता सब्जेक्टिव है। अगर कोई भी डिसीजन आप उत्तर लिख के आते हैं कि ये नैतिक है, तो हो सकता है कि उससे नैतिक कोई और विकल्प निकल के सामने आए। अंतिम सत्य इसमें कुछ नहीं है। इन सब के आधार पर आप सबसे सटीकता के साथ अपनी नैतिकता का निर्णय करें, वो हमारा उद्देश्य है इसको पढ़ाने का। नीति शास्त्र का सार तत्व क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताइएगा। बताना हो बता दोगे आप। उपयोगितावाद की सीमाएं, इन सब कुछ सीमाएं बताई जाए तो भी बता दोगे। अगला हेडिंग क्या है? कैसे निर्धारित करते हैं? 3 आधारों पर नैतिकता का निर्णय हम लोगों ने कहा था। एक क्या था? उद्देश्य, दूसरा था हमारा परिस्थिति और तीसरा हमारा था परिणाम या फल। किसी भी कार्य की नैतिकता का निर्धारण 3 कारकों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। उद्देश्य, अगर उद्देश्य बुरा है किसी काम का, तो कार्य अनिवार्यतः अनैतिक होगा। आप बुरे उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं, चाहे आप उसके लिए कितना भी सही तरीका खोज लें, अंततः चूंकि आप काम गलत करने जा रहे हैं, आपका इंटेंशन गलत है, इसलिए वह कार्य हमेशा बुरा माना जाएगा। साधन की पवित्रता बहुत जरूरी होती है किसी भी नैतिक कार्य में। अगर आपने तय कर लिया कि हमें किसी की हत्या करनी है, तो अगर आपने पहले से ही तय कर लिया है, तो आप उसको कितना भी सही तरीके से, कोई अधिकारी ये तय करे कि हमें भ्रष्टाचार करना है, ठीक, अब वो पूरी प्रक्रिया कानून, सरकार के सारे नियम कायदे कानून का पालन करते हुए अगर मान लो कानून में लूपहोल है, उसका फायदा उठा करके वो भ्रष्टाचार करता है, तो उसका कार्य कैसे नैतिक मान लिया जाएगा? तो हमारा उद्देश्य बुरा है तो अनिवार्यतः या स्वभाव का उसका वो बुरा होगा। अगर अच्छा कार्य हम करने जा रहे हैं, उद्देश्य हमारा अच्छा है, तो ये कार्य नैतिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये संभावना के स्तर पर चला जाता है कि ये नैतिक है या नहीं। अगर उसमें साधन अच्छा प्रयोग किया गया तो हो सकता है वो नैतिक, हो सकता है कि हमारा उद्देश्य अच्छा था लेकिन हमने उसको पाने के लिए गलत तरीके का प्रयोग किया है, तो वो अनैतिक हो सकता है। तो वही है, कई बार कार्य उदासीन होते हैं,
दौड़ना एक उदासीन कार्य है, मैंने कल ही बताया था। चोरी करके भागना उदासीन कार्य है। तो उद्देश्य के आधार पर नीति शास्त्र का निर्धारण किया जाना चाहिए, परिस्थिति के आधार पर भी किया जाना चाहिए। परिस्थिति क्या होती है? ये वो गुण होती है जो किसी भी कार्य को ठोस और व्यक्तिगत बनाती है। ये वो गुण है जो किसी कार्य को ठोस और व्यक्तिगत मतलब मूर्त रूप देती है परिस्थिति। किसी पर हमला करना गलत है, लेकिन आत्मरक्षा में हमला करना सही है। तो परिस्थितियां डिसाइड कर रही है कि हमारा कार्य नैतिक हो रहा है या नैतिक हो रहा है। अच्छा, कई बार परिस्थितियां जो है, जैसे मान लो कि कोई सड़क पे टेंट लगाया हुआ है, उसका घर नहीं बेघर है, और उसके टेंट में रात को घुस के 500 रुपए कोई चोरी कर लेता है, और बैंक से कोई जाके 1000 रुपए चोरी कर लेता है। दोनों में क्या आपको लग रहा है कौन सा ज्यादा अनैतिक कार्य होगा? दोनों ही अनैतिक कार्य हो रहा है। कौन ज्यादा अनैतिक कार्य होगा? 1000 रुपए बैंक से चोरी किया गया और 500 रुपए उस बेघर आदमी ने जो कुछ नहीं था, सड़क किनारे था, उसके चोरी कर दिया गया। तो सिंपल सी बात है, टेंट वाले को आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि आप परिस्थिति को देखकर आपने नीति शास्त्र चाहे नैतिकता का निर्णय ले रहे हो। तो परिस्थितियां एक मेजर रोल इसमें प्ले करती हैं हर जगह, और परिस्थितियां उत्तेजित भी करती हैं कई बार। अब इस मान लो कि वही चोरी का एक उदाहरण ले लो। मान लो एक आदमी चोरी करता है बैंक में, क्योंकि वो प्रोफेशनल चोर है। एक आदमी जिसके पास कुछ नहीं था, भूख से एकदम छटपटा रहा था, मर जाता, और जाके चोरी कर दिया। अब आपकी सहानुभूति किसकी तरफ है? क्योंकि वो आप उसकी परिस्थिति को देखते हुए नैतिकता का निर्णय ले रहे हैं। परिस्थितियां नीति शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार परिस्थितियां उत्तेजित करती हैं हमें नैतिक या अनैतिक कार्य करने के लिए। इसके अलावा परिणाम पर आधारित होता है। कई बार कार्य तो उदासीन नहीं होता है, उसका फल जो होता है उसका कारण होता है। फल अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है। यदि उद्देश्य अच्छा है तो फल भी अच्छा होगा। बस देखो, किसी चीज का जैसे मान लो कि यहाँ आता है कोई चंदा मांगने, आप लोग को ऐसे उदाहरण देके समझाने होंगे अपनी बात को। एथिक्स जो होता है वो बहुत अमूर्त चीज होती है। कई बार बहुत सारी चीजें समझाई जाएंगी, यही अंतर की आवाज ये वो, और सब चीजें ब्लैक हो जाएगा दिमाग अगर आप उन सब चीजों को एक स्टोरी के साथ नहीं समझोगे। कोई चंदा मांगने आता है, मैं उसको चंदा देता हूँ, लेकिन उसमें किस तरह हमारी परिस्थिति रोल प्ले कर रही है। एक तो मान लो कि आया, मेरी नीयत बहुत अच्छी थी, मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, चलो गरीब आदमी की मदद करते हैं, हमने उसको हेल्प कर दी। अब ये हमारा सर्वोत्तम तरीका हो गया। अच्छा, वो आया मांगने, अब मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि नहीं, अब इतने बच्चे हैं, सोचेंगे कि नहीं देखो सर ने बहुत बुरा बर्ताव किया, उसको भगा दिया, नहीं कुछ किया, तो अब इतने लोगों के सामने क्या हम करें, दे देते हैं। तो हमने चंदा तो दिया, लेकिन वो कम उत्तम कार्य किया। अच्छा, अगर मान लो कि वो आता है और हम उसको पैसा देते हैं, लेकिन कोई गलत काम कराने के लिए पैसा देते हैं, उसको चंदा देने के बदले हम उससे कोई गलत काम करा लें, वो एक निकृष्ट कार्य हो गया। कोई गलत या गलत कार्य करने के लिए हम उसको प्रलोभन के तौर पर चंदा देते हैं। तो इस तरह करके ये होता है, जिस कार्य का उद्देश्य बुरा है उस कार्य का फल कभी अच्छा नहीं हो सकता। ये तीन चीजों परिणाम के आधार पर कुछ लोग, आपको टेलियोलॉजिस्ट के बारे में सुने ही परिणामवादी के बारे में, इसीलिए परिणाम मायने रखता है। कई सारे ऐसे लोग हैं, हिटलर अपने सारे कार्यों के लिए टेलियोलॉजिस्ट अप्रोच अपनाता था। हमारा परिणाम मिलना चाहिए, परिणाम अच्छा है तो उसके लिए चाहे हमें गैस चैम्बर चलाना पड़े, चाहे जो भी चलाना पड़े, वो सब कुछ जस्टिफाइड है उसके लिए। तो नीति शास्त्र निर्धारण करते समय आप देखेंगे कि तीन चीजों का मेन रोल होता है। इन्हीं सब के आधार पर हमारा निर्णय और इश्यू यही है, और इन्हीं के आधार पर आपकी सारी विचारधाराएं पढ़नी होगी कि कुछ उद्देश्य को महत्व देंगे, कुछ परिस्थितियों को महत्व देंगे,
अलग अलग विचारधाराएं बनी होंगी और उन्हीं के आधार पर निर्धारण किया जाता है। समझना है नीति शास्त्र का निर्धारण कैसे किया जाता है। नीति शास्त्र के आयाम आयाम से वो नहीं कि मानवीय क्रियाकलाप में नीति शास्त्र का प्रभाव या परिणाम। कार्यकर्ता को स्वयं उत्तरदायी बनाया जा सकता है। तो उससे पहले कोई भी काम हम कर रहे हैं उसमें नीति शास्त्र का निर्णय कब किया जाए। कल भी मैं बताया था कि एक तो उसे परिणाम का पूर्वाभ्यास हो, पूर्वाभ्यास का परिणाम क्या होगा, कार्य पर उसका नियंत्रण, अगर ये चीजें हैं उसके पास फ्री भी है तो आप ये मान सकते हो उसका उस नीति शास्त्र का निर्णय किया जा सकता है उन क्रियाकलापों के आधार पर। अच्छा, देखो कोई भी अगर विकल्प है हमारे पास, जब भी नीतिगत निर्णय लेने समय कोई भी आप नैतिक दुविधा में आप से हो, आप निर्णय लेने जा रहे हो, तो आप एब्सोल्यूट चीजें, जैसे मैं एग्जांपल में बता रहा हूँ कि ये नैतिक है, ऐसी एब्सोल्यूट परिस्थितियां नहीं मिलेंगी। वह फ्लड सिचुएशन होती है, उसमें अच्छा भी है, बहुत सारे आपको ऐसे फैक्टर्स मिलेंगे कि हमारे ये निर्णय ले रहे हैं इससे ये फायदा होता है, ये निर्णय लेने से ये फायदा होता है। हमें उनका तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना होगा जो बेटर ऑप्शन हो हमारे पास, जो अधिकतम हमें हमारे लक्ष्य की पूर्ति करता हो, उसका हमें चयन करना चाहिए मानवीय क्रियाकलाप के समय। कोई भी आनुपातिक रूप से मतलब हमारा कार्य अच्छा हो। जो हम निर्णय ले रहे हैं उससे, चूंकि मनुष्य के जीवन का अधिकांशतया ये माना जाता है कि सुख या चरम सुख हमें प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है, तो हम जो निर्णय लेने जा रहे हैं, हम वो वाला दो ऑप्शन है हमारे पास, उसमें से हम वो वाला निर्णय लेंगे जिससे तत्काल हमें लाभ प्राप्त हो। हमारे पास अगर दो ऑप्शन है तो एक को हम निर्णय ले रहे हैं तो तुरंत हमें लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, एक है जिसके बाद में लाभ मिलना है और दोनों के लाभ की मात्रा समान है, तो हमें पहले जिससे लाभ मिल रहा है उसका, अच्छा कितनी देर तक हमें उसका लाभ मिल रहा है, अवधि क्या है, इंटेंसिटी क्या है, उसकी गहनता जिसको आप कहते हो। इन सब को देख करके हमें निर्णय लेना चाहिए। अधिकतम कल्याण किससे हो रहा है तो ध्यान रखना चाहिए। कई सारी चीजें होती, आत्मा की पवित्रता जिसमें सबसे अधिक बची रहे आपकी, वो निर्णय लेना चाहिए। वो निर्णय लेना चाहिए जिसको हम लोगों के सामने एक्सप्लेन कर पाए, ऐसे निर्णय लेने चाहिए। अंततः जो निर्णय ले रहे हैं उसमें जो हमें लाभ प्राप्त हो रहे हैं और जो हानि हो रही है, उसमें से हमारा लाभ अधिकतम होना चाहिए, या अगर दोनों का अनुपात निकालें तो या तो उदासीन हो जाएगा कार्य, जितने लाभ हैं उतने नुकसान हैं। अगर नकारात्मक निर्णय है लेना पड़े कि अगर नकारात्मक जैसे निर्णय लेना ही है, निर्णय लेने से नुकसान ही हो रहा है, तो कल नुकसान वाले विकल्प का चयन किया जाए। इस तरह करके हमें नीति शास्त्र की बेसिक उद्देश्य एक होता है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए।
रहे हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आज से। अगर आप इस क्लास के बाद निकलोगे जब एथिक्स पढ़ के, और उसके बाद आपके अब तक जो क्रियाकलाप हो रहे थे उसमें और जो उसके बाद कार्य करेंगे आप, उसमें जो अंतर दिखेगा वो उसी के अंदर हम लोग अध्ययन कराएंगे। हमारे क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम वैल्यूज को सही तरीके से देखो, ज्ञान जो होता है वो बाहर नहीं होता है, हमारे अंदर होता है। हम बस उसका उद्घाटन करते हैं। जो भी ज्ञान है वो आपके भीतर है, हम केवल आपको याद दिला रहे हैं कि ऐसा होता है, और आप खुद कन्विंस हो रहे हैं कि हाँ ऐसा है, आप महसूस कर रहे हैं। अब क्लास का रूल यही है कि हम आपको आपकी चेतना को जागृत करके आपके भीतर की चीजों को आपको समझा रहे हैं। ठीक, तो हमें उसके लिए भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। नीति शास्त्र वही प्रशिक्षण है जिसके माध्यम से हम मानव मूल्यों के बारे में, सदाचार के बारे में, निर्णय लेने में दुविधा के समय हम विभिन्न पहलुओं पर विचार करके, और जब हम कोई निर्णय लेते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, तो कार्य अधिक नैतिक होता है और नैतिक निर्णय से ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है, ज़्यादा स्पष्ट निर्णय हो पाता है। वह निर्णय ज़्यादा प्रभावी निर्णय हो पाता है। उसकी अवधि, उसकी गहनता, सब चीज़ों में वृद्धि होती है, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है हमारे कार्यकलाप की। और कार्यकलाप मानवीयता की दृष्टि से अधिक व्यापक होता है और उसका लाभ अधिकतम लोगों को प्राप्त हो पाता है। यही हमारा नीति शास्त्र पढ़ने का मूलतः उद्देश्य होता है, और कोई उद्देश्य नहीं होता है। प्रभाव यही पड़ता है हमारे क्रियाकलाप पर। और क्या टॉपिक है? नीति शास्त्र के आयाम। सिलेबस जो है बहुत ब्रीफ टाइप का है। क्या क्या इसमें आप लिख सकते हो, कौन कौन से डायमेंशन आप लोग एथिक्स के अब तक आप लोग जानते हैं। अभी हम लोग नीति शास्त्र 7 तत्व पढ़ रहे थे, इसी तरह के वो भी चीजें इसमें आ जाएंगी जो हम लोग 4-5 जो दृष्टिकोण अब तक पढ़े हैं, वो भी इसके आयाम हैं, डायमेंशंस हैं एथिक्स के। अभी हम लोगों ने 2 तरीके का पढ़ा है, लियो वर्सेस एरियोलॉजिस्टिक और डियोंटोलॉजिस्टिक, अधिकार आधारित और कर्तव्य आधारित। इन 2 भागों में विभाजित है हमारे सारे दर्शन, और ये भी दोनों एक तरह के आयाम हैं हमारे। इसके अलावा एक डिवाइन कमांड होता है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सुप्रीम बीइंग का जो जिक्र कर रहे थे हम लोग। कोई भी सुप्रीम बीइंग होता है, उससे हमारे मानसिक स्वभाव के आधार पर निर्णय होना चाहिए। तो उस तरीके का एक डिवाइन कमांड हमारे भीतर होता है जो बताता है कि ये सही है, ये गलत है। उस मानकों के आधार पर हमें वो गॉड गिफ्टेड है हम लोगों के पास, उसके आधार पर नीति शास्त्र का निर्णय। नीति शास्त्र के लिए जितनी भी चीजें हम लोग ने शुरुआत में डिस्कस की थी कि भावना के आधार पर नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, लेकिन विचित्र बात है कि वही धर्म, वही कानून, वही समाज, ये सब मिलकर नैतिकता का निर्धारण कर रहे हैं। बस वो अंतिम सत्य नहीं है, उनका रोल तो बहुत बड़ा है। एथिक्स में रिलीजन का रोल तो बहुत बड़ा है। जब आप जैन का पंचभूत पढ़ोगे, बुद्ध का दर्शन पढ़ोगे, उन सब में नैतिकता को ही आधार मानते हैं। अष्टांगिक मार्ग में नैतिकता को प्रोत्साहित करते हैं, वो सब नीति शास्त्र के हमारे आयाम हैं। आजकल एथिक्स जो है उसके नए बहुत सारे डायमेंशन आ गए हैं लोगों के पास। एक है जैसे किसी भी प्रोफेशन में मैंने बताया था कि होता है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट, जो मेनली हमारा नीति शास्त्र है। तो मीडिया के भी अपने एथिक्स होते हैं, वो भी एक डायमेंशन है हमारा। उसमें कई सारी चीजें, समान निजता के अधिकार पर कई बार मीडिया स्टिंग ऑपरेशन करता है, क्या वो लीगल है, एथिकल है कि नहीं है। किसी की निजता में बिना पूछे आप घुस रहे हैं, तो निजता के अधिकार को लेकर के एथिकल डिलेमा हो सकता है। बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस फ्रीडम, मीडिया का जो आचार संहिता है, उसके हर एक पॉइंट को लेकर के इसमें एथिकल कंसर्न हो सकते हैं। इसको हम पढ़ते हैं। पर्यावरण में नैतिकता होता है,
निजी संपत्ति वर्सेस पर्यावरण। हम पर्यावरण की रक्षा या तो कर लें या तो निजी संपत्ति में वृद्धि कर लें, या तो जो तेजी से विकास कर रहे देश हैं, भारत है, चाइना है, और दूसरी तरफ अपने देश में ऑलरेडी इतने सारा कार्बन उत्सर्जन कर चुके हैं और सब चीज़ें कर चुके हैं, और आज वो भारत से कह रहे हैं कि पर्यावरण की रक्षा के लिए आप जो कोयले के प्लांट हैं बंद कर दीजिए, ये सब चीज़ें आप बंद कीजिए, और वो अगर हम बंद करेंगे तो हमारे लोगों को ऊर्जा सप्लाई नहीं मिल पाएगी। तो हम या तो अपनी निजी संपत्ति की रक्षा करें और निजी संपत्ति को सुप्रीम मान के हम अपने कार्य को करें, या हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें। पर्यावरण की रक्षा करने के चक्कर में हम पैसा तो लगा रहे हैं टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट में, लेकिन पर्यावरण का लाभ पूरी दुनिया को मिलेगा, निजी संपत्ति का लाभ हमें खुद मिलेगा। अब यहाँ निजी वर्सेस सार्वजनिक हित, सभी के हितों की लड़ाई है, संघर्ष है। तो ये एक एथिकल कंसर्न हमारे पर्यावरण के लिए है। इस तरह की चीजें पर्यावरण में हम लोग को पढ़ाई जाती है। एक जैसे मान लो कि मानव लालच और जलसा, गांधी जी ने कहा था पृथ्वी के पास पूरी पृथ्वी की जरूरत, लोगों की जरूरतें पूरी करने की शक्ति है, लेकिन एक इंसान के लालच का पोषण वो नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति रावण हो जाए और वो पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करना चाहिए, उसके संसाधनों को अधिग्रहित करना चाहिए, तो उसकी इच्छाओं को पूरा कर सके इतनी पृथ्वी में ताकत नहीं है, लेकिन जरूरतें सबकी पूरी हो जाएंगी। तो इसमें संघर्ष होता है, जैव विविधता को लेकर के संघर्ष होता है। इस तरह करके पर्यावरण से जुड़े कई सारे एथिकल कंसर्न होते हैं। उसमें जैव नैतिकता मान लो, जेनेटिक्स जैसे होता है, जितनी गायें देख रहे हो तो स्वर्ग से क्रॉसब्रीड कराई गई। इंसान ने गाय पैदा की थी और लोगों ने उसको स्वर्ग मिला दिया। तमाम तरीके के क्रॉसब्रीड हो रहे हैं, जेनेटिक एक्सचेंज किए जा रहे हैं, इस जीव के जीव उसमें मिला दिए जा रहे हैं, उसके इसमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक एथिकल कंसर्न तो है ही हम लोगों के लिए। तो जेनेटिक्स की यूथेनेसिया पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें यूथेनेसिया क्या होता है? इच्छा मृत्यु कई देशों में इच्छा मृत्यु लीगल है, पश्चिमी देशों में, और कई देशों में इलीगल है। तो नैतिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इच्छा मृत्यु? कोई व्यक्ति इतनी खराब स्थिति में है, उसका पूरा शरीर सड़ गया है, कभी वो ठीक नहीं हो पाएगा, बस उसको ऑक्सीजन पाइप लगा के किए जा रहे हैं। एक ऐसे देश में जहाँ लोग बेसिक दवाएं न होने के कारण मर जाते हैं, वो बेड ऑक्यूपाई किए हुए हैं कई सालों से, और जब पता है कि वो मर जाएंगे उनको क्यों ना ऑक्सीजन पाइप हटा के जो स्वतः जो हो रहा है होने दें। लेकिन हो सकता है कि भविष्य में जीवित हो जाए, कोई अगर चमत्कार क्या हम कुछ बुलाया, कई तरह के इसमें कंसर्न होते हैं, ये चीज होता है। साइबर नैतिकता, नेट न्यूट्रलिटी क्या है? कभी कभी ऐसा होता होगा कि फेसबुक तो बहुत अच्छी स्पीड दे रहा है, यूट्यूब बहुत अच्छी स्पीड दे रहा है, इंटरनेट पर आप दूसरी वेबसाइट खोल रहे हो नहीं खुल रही है, उस स्पीड के साथ नहीं खुल रही। इंटरनेट अगर सेवा दे रहा है कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, एयरटेल हो, जियो हो, कोई भी हो, उसको सेवाओं में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये वेबसाइट है, ये सेवा हम इस खास तरह के दर्शकों को देंगे और ये नहीं देंगे। नेट दे रहे हैं तो नेट की सुविधा सभी को होनी चाहिए। इसका मतलब कि जो नेट है वो दादागिरी कर रहा है, जिसके पास नेट है कि हम इन संसाधनों तक ग्राहकों की पहुंच होने देंगे और इन संसाधनों तक इन जगहों पर हम ग्राहकों को पहुंच नहीं होने देंगे, उनके चयन के विकल्प को प्रभावित कर रहा है। ये भी एक एथिकल कंसर्न है। निजता का अधिकार हो गया, चिकित्सा का नैतिकता होता है, इस तरह एनवायरमेंट से संबंधित नैतिकता होता है। इस तरह जितने भी डायमेंशन आपको मिलेंगे, बहुत सारे डायमेंशन होते हैं इसमें नीति शास्त्र के अलग अलग डायमेंशंस को लेकर आप पढ़ सकते हो और जान सकते हो।
यही पूछा है नीति शास्त्र के आयामों की चर्चा की थी, इन्हीं सब चीजों का उल्लेख करेंगे इसमें। कोई भी नैतिकता आधारित जो संघर्ष होता है वो क्यों होता है? जब भी दो समुदाय आपस में लड़ने लगते हैं उसकी क्या वजह होती है? क्यों आखिर किसी को लगता है, मुस्लिमों को लगता है कि ये एथिकल वैल्यूज है जिनका पालन करना चाहिए, ये हिंदू लोग नहीं करते, ये ऐसे हैं वैसे हैं। हिंदू कहते हैं कि मुसलमान हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं। ये गलत फहमियां क्यों है? वैल्यूज को लेकर या संघर्ष इनको लेकर क्यों संघर्ष होने लगता है? कोई भी दो समुदाय जो है उनकी सोच अलग अलग होती है कई बार, और कई बार उनकी जो दृष्टिकोण है उसमें बहुत क्रांतिकारी अंतर होता है। और इसी अंतर की वजह से वो आपस में संघर्ष करते हैं। कई बार उनको ऐसा लगता है कि उनके अस्तित्व के लिए खतरा है, कई वजह होता है। इस बार कोई आपको कहते कि 2040 आने को भारत में अब भारत में हिंदू बहुल नहीं रहेंगे। अब बाकी जो सुन लिया समाज में बात, अब वो उसके हिसाब से उस तथ्य का परीक्षण किए बिना वो चल दिया, उसको सत्य मान के और अपना जो भी उसको सही लग रहा है फिर वो करने लगा। तो इस तरह करके कई सारे नैतिक संघर्ष के देखो कई कारण होते हैं। एक तो होता है गलतफहमी। कई बार और इस मान लो कि यू तुम आप, हम लोग मानते हैं कई बार कि पश्चिम के लोग यू ही कहते हैं, तुमको भी यू कहते हैं, आपको भी यू कहते हैं। उनके संस्कृति में, उनके सभ्यता में जो सम्मान का भाव है, दूसरों को सम्मान देने का, वो है कि नहीं, ये कंसेप्ट ही नहीं है। वो सबको, बड़ों को भी यू कह रहे हैं, छोटों को भी यू कह रहे हैं। हमारे यहाँ आप किया जाता है सम्मान के लिए, जो संस्कार होते हैं इस तरीके के तुम कहते हैं लोग। तो ये एक गलतफहमी हो सकती है। उनके यहाँ पश्चिम में देखो तो कई सारे इस तरह के सम्मान, हर सभ्यता का सम्मान करने का अपना एक तरीका होता है। उनके यहाँ कई सारे प्लीज, थैंक यू, विश करना, ये दुनिया भर की चीजें सब उनके यहाँ सम्मान की चीजें हैं। तो कई बार गलतफहमी की वजह से आपस में दूरियां बनती हैं और संघर्ष होने लगता है। अविश्वास के कारण भी हो सकता है। कोई भी संदेह पैदा हो जाए, या जैसे उत्तरजीविता को लेकर खतरा भी मैंने कहा है, फला समुदाय, फला जाति, फला संप्रदाय के या फला समूह के लोग, निर्जाति समूह के लोग हैं, अगर वो रहे तो हमारी संस्कृति को लेकर खतरा पैदा करते हैं। इस तरीके का भाव पैदा हो जाता है जिसके कारण संघर्ष होने लगते हैं। विकृत संचार, कई बार वो समुदाय अंडमान में बैठी हुई पूरी जनजाति कुछ और कहना चाहती है और कुछ और अपने अनुसार समझते हैं। या कई बार लक्षणों का प्रयोग कराया जाता है, बच्चों को लाइन में खड़ा करके आगे कुछ कहा जाता है, अंत तक वो अपने पीछे वाले को कहता है, वो अपने पीछे वाले को कहता है, अंत तक जाते जाते जो पहले कहा गया था उससे बिल्कुल अलग वो रिजल्ट देखने को मिलता है। तो विकृत संचार होने की वजह से कई बार गलतफहमियां पैदा होती हैं और उसकी वजह से संघर्ष विकृत संचार की वजह से होने लगते हैं। नकारात्मक प्रारूपता, कई बार कुछ लोग किसी समुदाय या समाज को गलत तरीके से पेंट कर देते हैं, गलत तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। उस समुदाय के लोग सीधे, हर समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के से संबंध नहीं रखते हैं। जो लोग बीच में आके कह देते हैं कि फला ऐसा है, उसी को मान के उसी के अनुसार अपना ओपिनियन बनाते हैं। तो नकारात्मक प्रतिरूपता से ही इस तरीके के संघर्ष हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि समझौतावादी न होने के कारण, भी संघर्ष होने लगते हैं। अच्छा, ये नैतिकता आधारित संघर्ष अगर हो रहे हैं
तो बहुत सारी गलतफहमियां एक दूसरे के बारे में दूर हो सकती हैं। एक दूसरे के संवाद करना होगा, उनके संपर्क में आना होगा, कई सारी गलतफहमियां तब हमारी दूर होती हैं। और अगर किसी भी समुदाय को पता चल जाए कि साथ ही रहना है, इसी देश में, इसी समाज में, इसी जगह पे जो लोग हैं, न तो कोई अरब देश से कोई किसी की रक्षा करने के लिए आएगा, न नेपाल से आएगा, न कहीं से आएगा, ये जो जमीन है और यहाँ जो समाज रह रहा है उसी को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में जीना होगा। तो अगर ये बात कन्फर्म हो जाए तो फिर आपस में संघर्ष को छोड़ करके और लोग आपस में एक दूसरे के सहयोग की नीति का अमल करने लगते हैं। तो ये चीज होता है नैतिकता आधारित संघर्ष क्यों होता है और कैसे इसका हल निकाला जाए, इस उत्तर में कितना बड़ा है आप लिख सकते हैं। जितने भी इंडियन हमारे फिलासफर हैं उनके बारे में आप लोगों को पढ़ना चाहिए, और जैसे गीता में जो सिद्धांत दिए गए हैं उनको आप पढ़ें और उसका नोट्स और डायरी में आपको अगर आप वो करोगे ज़्यादा बेहतर होगा। गीता में 3 तरह के गुण बताए गए हैं। कौन कौन से गुण गीता में बताए गए हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। हर व्यक्ति के 3 मतलब तरीके में उनके कार्यों को, उनके नेचर को, उनकी प्रकृति को आप विभाजित कर सकते हो। कोई भी जैसे अभी मैंने वो चंद्र का एग्जाम्पल दिया, किसी को परोपकार की भावना से देना सतोगुण हो गया। कुछ पाने की लालसा में कि हमारा यश होगा या लोगों की नज़र में हमारी इमेज अच्छी बनेगी, उसके लिए हम कोई काम करें, वही काम रजोगुण से कर रहे हैं। और वही किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, किसी को गलत काम करने के लिए कुछ दे दें तो वो तमोगुण में आएगा। जैसे मान लो कोई भी एकदम निकृष्ट कार्य, गलत आदमी को गलत जगह पे गलत तरीके से कोई चीज दिया जाए तो वो अनैतिक ही है। तो इस तरह के 3 गुण होते हैं। और क्या हमारा सिलेबस में लिखा है? अगर कोई जैसे व्यक्ति मान लो कि सामाजिक जीवन में बहुत अच्छा है, ऑफिस में उससे बढ़ के आइडियल कर्मचारी कोई है ही नहीं, वो घर जाता है और डोमेस्टिक वायलेंस करता है, अपने ही बच्चों को बेरहमी के साथ पीटता है, पत्नी को पीटता है, पत्नी को पति को पीटती, तो वो क्या आपकी नजर में एथिकल है? नहीं। अच्छा, क्या ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति सामाजिक जीवन में बहुत अच्छा हो और पर्सनल लाइफ में बहुत खराब हो, या पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा हो और सामाजिक जीवन में जैसे ही जाता हो तो बहुत खराब हो जाता हो? क्या इस दोनों तरह के जो हमारे कार्यों में होती है वो क्या एकरूपता होती है? कोई व्यक्ति जो पर्सनली अच्छा है क्या वो प्रोफेशनली भी अच्छा रहेगा? प्रोफेशनली है क्या? इन दोनों में कोई आपस में रिलेशन होता है? क्या होना चाहिए? इन सब चीजों की स्टडी आप लोगों को इसमें करनी चाहिए। निजी व सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता। एक व्यक्ति एक साथ कई तरह की भूमिका का संपादन करता है। पर्सनल लाइफ में जैसे मान लो कि वो किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, या कोई किसी का पिता है, पुत्र है, भाई है। ऐसा व्यक्ति लोग पर्सनल लाइफ में अलग अलग तरीके के रोल का संपादन करते हैं और हम उन संबंधों को निजी रखने का प्रयास करते हैं। कई बार ये तो हर प्रोफेशन में वैसे तो होता है, लेकिन आप बॉलीवुड में अक्सर देखते होंगे, हिंदी सिनेमा में एक्टर से कहते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ अफेक्ट होती है। इतने फैंस हैं कि वो हमारी पर्सनल लाइफ में भी कई बार दखल देने लगते हैं, हमारे निजी होकर के और टिप्पणी करने लगते हैं हमारे ऊपर। क्या सेलिब्रिटी होने का इतना
नुकसान झेलते हैं वो सही है। तो हर व्यक्ति अपने निजी जीवन और सामाजिक जीवन में एक सीमा रेखा खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वो उसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता है। तो क्या जब हम एक सार्वजनिक जीवन में आते हैं, पब्लिक लाइफ में आते हैं, तो हमें हमारा पर्सनल लाइफ में क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड हमारी लाइफ का, वो भी उसके हिसाब से तय होना चाहिए। अगर कोई कहे पब्लिक सर्वेंट, मान लो कि कोई धूम्रपान करता है या मद्यपान करता है, शराब पीता है, कहता है कि हमारा पर्सनल है, हम तो शाम को 5 बजे 8 बजे पीते हैं, आपको अपनी ड्यूटी जाने का, सुबह फ्रेश आते हैं, हम अपना सरकारी ड्यूटी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो क्या वो एथिकल है? क्या उससे सच में उसकी पर्सनल लाइफ से वो प्रभावित नहीं हो रहा होता है उसका सार्वजनिक जीवन? अगर कोई आप तैयारी कर रहे हो, आप में से कोई सिगरेट पीता है, पर्सनल वो क्या आप कह रहे हैं कि आप पर्सनल वैल्यूज हैं और आप पर्सनल क्रियाकलाप हैं, आप उसमें सार्वजनिक जीवन से उसका कोई संबंध नहीं देखेंगे। कल को आप एक लोक जीवन में प्रवेश करने जाते हैं, यूपीएससी का एमपीसीएस का मेडिकल हो रहा है, आपका पेपर खराब हो गया है धूम्रपान करके, ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कि आपका पब्लिक लाइफ को अफेक्ट करने लगा। हो सकता है कि शराब पीने वालों की संज्ञानात्मक क्षमता, जो समझ होती है हमारी, वो कमजोर हो जाए, वो बेहतर निर्णय ना ले पाए, भ्रम की स्थिति में रहते हैं, निर्णय की सोचने समझने की शक्ति का ह्रास होने लगे। और चाहे पब्लिक सर्वेंट हो कोई भी, या कोई भी सेलिब्रिटी इस तरह सामाजिक जीवन में हो, हम ना चाहें कि हमारा कोई अनुसरण करे, फिर भी जब हम ऑफिस जाते हैं, पब्लिक में जाते हैं, क्लास में आते हैं, हमारे आचरणों से, हमारे द्वारा किए गए हर एक गतिविधि से, चाहे अनचाहे, लोग प्रेरणा ले रहे होते हैं। तो ऐसे में हमारे निजी मूल्य, हमारे निजी जीवन का जो भी क्रियाकलाप है वो किस तरीके का होना चाहिए, वो हमें निर्णय लेना होता है। यही मतलब संबंधों में, निजी और सार्वजनिक संबंधों में इसी तरह की नैतिकता का पालन हमें करना होता है। कोई भी जैसे साख होती है किसी की भी, मान लो कोई कम्युनिटी है, वो कोई गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, मान लो परिवार नियोजन का है, ठीक, और कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा कि आप अधिकारी हैं, आप जाइए और उस रिमोट एरिया में जो लोग हैं उनको आप परिवार नियोजन के बारे में समझाइए कि ये निर्णय लेने से, ये इसका पालन करने से क्यों अच्छा होगा समाज के लिए या पूरे समुदाय के लिए क्यों अच्छा होगा। तो उसमें हमारी जो क्रेडिबिलिटी है एज ऑफिसर वो काम आती है। हमारे खुद के 10-12 बच्चे हैं और हम वहाँ जाकर प्रवचन दे रहे हो, हमारी बात, हम क्रेडिबल ही ना हो। कोई पी के जाके, शराब पी के जाके और मद्यपान पर अगर समाज को समझाए तो क्या वो समझा पाएगा? उसका जो क्रेडिबिलिटी है वो एक संपत्ति है किसी सार्वजनिक जीवन में या सार्वजनिक संबंधों में, उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये हमारे निजी जीवन के जो संबंध होते हैं वो हमारे सार्वजनिक जीवन के संबंधों को इस तरीके से अफेक्ट करते हैं। निजी और सार्वजनिक जीवन में एक तरीके का मतलब संतुलन होना चाहिए। एक इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कभी भी, क्या एक व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में नीतिपरक हो सकता है यदि वह निजी जीवन में अनीतिपरक हो? और इसको क्वेश्चन लिखना होगा, उस समय कंफ्यूज ज़्यादा नहीं होना है। ये बताना पड़ेगा कि ठीक है कि सार्वजनिक जीवन अलग होता है और निजी जीवन अलग होता है, उसमें काफ़ी हद तक हमारी क्लियरिटी होती है कि क्या हमारा निजी है, क्या हमारा सार्वजनिक निर्णय है, कब वो सार्वजनिक रूप से कार्य कर रहा है। लेकिन उन दोनों में जो संबंध है वो ठीक है कि थोड़ा सा अगर किसी को लगे कि वो कमजोर संबंध होता है, डिटेच होकर भी काम किया जा सकता है अलगाव के साथ, लेकिन फिर भी उसमें जो दोनों में संबंध है वो सुपरिभाषित है और व्यवस्थित है और वो बहुत ही क्लियर है। तो उसको लिखना होगा आपको। नहीं, कंक्लूजन लास्ट में जो भी देखिए, एथिक्स में जो भी कंक्लूजन आप लिख रहे हैं उसके लिए आपको सपोर्ट में जो लॉजिक दे रहे हैं वो लॉजिक बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपको एथिक्स में नंबर मिलता है। और ठीक है, बाकी इस संबंध में सार्वजनिक और निजी संबंधों की नैतिकता के बारे में अरस्तु और सुकरात ने बहुत विस्तार से लिखा है इन दोनों दार्शनिकों ने। सदाचार में एकता के बारे में जोर देते हैं। एक दोनों में एकता होती है, ऐसा नहीं है कि ये दोनों अलग अलग होते हैं। इन दोनों सदाचारों में एकता होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति
सफल होगा या सही मायने में नैतिक होगा। एक नोट करोगे, आप कोटेशन नोट करें। सुकरात ने कहा है, सुकरात, सदाचार समझ का विषय है। एक बार अच्छे या बुरे को सदाचार समझ का विषय है। एक बार अच्छे या बुरे को समझने के बाद यह द्वैध नहीं रहेगा वह स्वभावतः विवेकी, साहसी और न्यायी होगा। अरस्तु ने क्या लिखा? अरस्तु ने कहा है कि सदाचार उचित प्रशिक्षण द्वारा विकसित, सदाचार उचित प्रशिक्षण द्वारा विकसित व्यवहार या आदतें होती हैं। अपर्याप्त प्रशिक्षण के अभाव में व्यक्ति कुछ सदाचार का पालन करता है, कुछ का नहीं। तो मतलब अरस्तु का जो ये प्रशिक्षण पर है कि उन्हें प्रशिक्षित किया जाए अच्छे से, तो व्यक्ति सभी नैतिक मूल्यों का पालन करेगा। ठीक इस तरह की बहुत सारे केस स्टडी की संभावना इसमें बहुत होती है कि एक राजनेता है, मान लो वो अपनी ही पत्नी के प्रति वफादार नहीं है, क्या वो जनता के प्रति वफादार रह पाएगा? इस तरीके का तो जो भी लोग सेवा में हम उनको अच्छे चरित्र का उदाहरण पेश करना चाहिए। और लेकिन ये भी है कि उसमें एक तरह की इक्वलिटी हो सकती है। बराक ओबामा का उदाहरण आपने लो कि वो सिगरेट पीते थे एक समय में, तो क्या वह उस समय शराब सिगरेट पीते थे, उसके आधार पर क्या उनके एथिक्स का जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो या आज जो जिस रूप में, उससे उनका मूल्यांकन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी के अतीत के बाद किसी भी चीज का निर्णय, किसी भी व्यक्ति का निर्णय, अभी एक अफ्रीका में आप लोग देखे होंगे कि गांधी जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अफ्रीका के दक्षिणी देश जो है वो कई सारे कर रहे थे। वो कह रहे थे कि गांधी जी रंग भेद या नस्ल भेद को मानते थे। अच्छा, अगर ठीक है, अगर मान लो भाई कभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ तो मानते थे, अगर मान लो मानते भी थे, गांधी जी के शुरुआती जीवन वहां बीते थे और उसके बाद वो भारत आते हैं। उसके बाद वो तमाम तरीके की मूवमेंट्स करते हैं, असहयोग आंदोलन करते हैं, संज्ञावर्ण आंदोलन करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन करते हैं, स्वराज के बारे में पूरा समझ विकसित करते हैं। तो आज से 10 साल पहले जो मेरा ओपिनियन था, आप वो मानोगे कि आज जो मैं कह रहा हूँ उसके आधार पर हमारा मूल्यांकन करोगे। बचपन में क्या कहते थे, शुरुआती जीवन में क्या कहते थे, उसके आधार पर उनका निर्णय लिया जाए, या अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वो क्या कह रहे थे अपनी क्लास के लिए परिपक्व होने के बाद से, उसके आधार पर उसका निर्णय लिया जाए। और ये जो अंतर है हमारा, वही तो यात्रा है, महानतर की यात्रा है कि प्रेमचंद की कहा जाता है कि कहानी का या उपन्यास का मूल्यांकन किया जाए, वो जिस समय उपन्यास जब लिखे जा रहे थे भारत में, कहानियां लिखी जा रही, किस तरीके की कहानियां लिखी जा रही थी, उनका स्तर क्या था, और जिस समय वो छोड़ के जाते हैं उपन्यास की धारा पे, कहानी धारा, उस समय क्या लेवल है, इन दोनों के बीच उन्होंने इतना बड़ा गैप पैदा किया है जिसकी वजह से उनको महान माना जाता है। तो गांधी जी की शुरुआत जो किसी के भी अगर बचपन में आपको कोई बुराई उसके भीतर कोई छोड़ चुका है, उसके बाद वो सर्वांगीण संबंधों, सर्वांगीण जीवन में आता है, तो उसके सर्वांगीण संबंधों का मूल्यांकन उसके वर्तमान स्थिति को देखते हुए करना चाहिए। कई बार बचपन में अविवेक की अवस्था में या युवा अवस्था में कुछ लोग नशा का सेवन करते हैं, लेकिन
बाद में वो चीजें सार्वजनिक चर्चा का विषय बन जाती हैं, तो उस समय नैतिकता का निर्धारण कैसे करें, वो चीजें देखनी चाहिए। तो ये है हमारा निजी संबंधों, सामाजिक संबंधों में नैतिकता कैसे रखी जाए और इनके बीच आपसी अंतर संबंध क्या होता है और ये कैसे आपस में एक दूसरे को रिलेट करती है, कैसे हमारी क्रेडिबिलिटी काम आती है और कैसे वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। इन सब चीज़ों पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केसेस पे भी पूछा जा सकता है। टाइम हो गया।